दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सर्वेश पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कहानी जिसका सारांश आज हम आपको बताने वाले हैं वो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। ये कहानी भारत के उस समय जब भारत गुलाम था उस पर एक जो लेखिका हैं उनका नाम है बंग महिला, उन्होंने कटाक्ष किया है। यानी कि इस कहानी में उन्होंने जो गुलामी में भारत था, यानी भारत जिस समय गुलाम था, गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर करारा व्यंग किया है। इस कहानी को एक आलोचक भवदेव पांडे हैं जिन्होंने पहली राजनीतिक कहानी माना है। ये कहानी अगर आप जो है नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। और इस कहानी की रचना किसने की है आपसे पूछा जाता है तो बंग महिला, जिनका नाम जो है क्या है, उनका नाम था राजेंद्र वाला घोष, आपसे पूछा जा सकता है। और ये कहानी जो है 1904 में लिखी गई थी। इसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं जो कहानी का सारांश है। आप लोग देख रहे हैं इसमें जो बंग महिला हैं वो बातें कर रही हैं चंद्रदेव से, और जो पृथ्वी पर और उनके लोक के बारे में जो वार्तालाप कर रही हैं वो किया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। आप देखेंगे जो कहानी का सारांश है। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो सुनो, अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा करती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाशमंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। ये सवाल राजेंद्र वाला घोष चंद्रदेव से कर रही हैं। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट या आपके महकमे में कोई ट्रांसफ़र या बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने भी सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते, अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरिनाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपने जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। दोस्तों इसमें कटाक्ष कर रही हैं चंद्रदेव से बातें करते हुए। कौन? बंग महिला। वो कह रही हैं देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों को पक्षपात करें तो क्या आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आदरपूर्वक आपको अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतीयों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। इसके बाद दोस्तों वो आगे बात करते हुए कह रही हैं, आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे ही वे सब भी हैं, पर यहाँ तो इतने परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। यानी कि वो बातें कर रही हैं जो वर्तमान काल और भारत की जो स्थिति है उस पर वो बातें कर रही हैं। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत का संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीणप्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांत ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे यानी कि छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण
कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितना भी देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज तो किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्नि के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वह आज प्राय घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्भवा त्रैलोक के पावनी सुरशरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृत्ताकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विधा को देखकर बीड़ा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विधा दिग्गजों की विधा चमत्कारिणी है। वहीं के पोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू जैसे से जलते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट यानी कि टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर आमंत्रित या निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक व शशधर, शशा, लांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनया होने पर जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुँह की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनती करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। अब भारत में आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह सत्य श्याम मला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात तक अन्य दीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं
विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। ये उस समय भारतीय राजनीति पर किया गया बालाघोष का कटाक्ष है। आगे वो कहती हैं, यदि कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवता के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड यानी कि जो भारत की कानून व्यवस्था है की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ के वो 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वह लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आप उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, परंतु आपके इस मौन अवलंबन को स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। बंग महिला राजेंद्र बालाघोष, ये जो कहानी है सरस्वती पत्रिका में 1904 को जो है संपादित की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो और कहानियाँ हैं यानी कि आपके नेट और JRF के एग्ज़ाम में और जो कहानियाँ इंक्लूड की गई हैं उन कहानियों के साथ मिलेंगे आपसे। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।